हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो पहला और दूसरा पार्ट था उसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। आज हम समझेंगे कि जो भी हमें रैखिक समीकरण दे रखी होगी दो चर में, तो उसके अंदर जो गुणांक होते हैं उनके अनुपातों को कैसे काम में लेते हैं और उससे कैसे आइडिया लगाते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो इसी बात को देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक आप लोगों की बुक का ही एक एग्जांपल लिया है। आपकी बुक के अंदर एक ये सीरीज़ दे रखी थी, तो उसी सीरीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पढ़ रहे हैं। हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमारे दो चर कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। और मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई है कि जब भी हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं तो उसको लिखने का एक फिक्स तरीका है। तो अगर पहली समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये तो होता है हमारा मूल रूप, है ना, मानक रूप होता है ये, तो ठीक है। परंतु इसी को अगर हम समीकरण युग्म के रूप में लिखें, मतलब ऐसी कोई दो समीकरण हो, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो हमारी ये होगी, ठीक है। और दूसरी समीकरण होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो x के गुणांक होंगे वो क्या क्या होंगे, जो इसके आगे लग रहा है a1, इधर नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक क्या होगा a2, यहाँ y का गुणांक क्या होगा b1 और यहाँ y का गुणांक क्या होगा b2, और अचर पद क्या होगा c1 और c2। तो देखिए अब हम किस तरीके से इन सभी गुणांकों को काम में लेते हैं और हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है तो उनको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप, एक बार मैं अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ और आपको इसको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने जो यहाँ समीकरण लिखी थी, क्या समीकरण थी हमारी, पहली समीकरण तो थी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। ये तो थी हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, यहाँ पर एक बार साइड में लिख लेते हैं कि जो हमारा a1 और जो a2 है, ठीक है, ये तो क्या होंगे, x के गुणांक क्या होंगे, x के गुणांक, ठीक है। b1 कोमा b2 क्या होंगे, y के गुणांक क्या होंगे, y के गुणांक। c1 और c2 क्या होंगे, इसमें अचर पद क्या होगा, अचर पद। अब आप देखिए यहाँ एक रिलेशन दे रखा होता है, तो उस रिलेशन को मैं इनके अनुपातों से समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर संख्याओं का अनुपात। देखिए यहाँ पहली कंडीशन क्या होती है, यदि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तब क्या कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन होती है हमारे यहाँ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, है ना। समीकरण का क्या होगा, संगत हल होगा। इन सब बातों के बारे में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो हमें लिखेंगे रेखाएं कैसी होगी, यहाँ एरो बना के मैं लिख देता हूँ, प्रतिच्छेदी तो रेखाएं होगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कैसा हल होगा, संगत हल होगा। और एक बात और लिखेंगे हम इसमें कि एक अद्वितीय हल होगा, या फिर केवल एक ही हल हमें प्राप्त होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने पर केवल एक ही मान प्राप्त होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अद्वितीय हल या फिर यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझ में आई। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखी 2x प्लस 3y बराबर 8। मान लीजिए मैंने एक ये समीकरण लिख दी। ये तो हो गया हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण क्या लिख लेते हैं हम यहाँ,
3x प्लस 7y बराबर 12। मान लीजिए मैंने यहाँ दो समीकरण लिख दी अपनी। तो इस समीकरण को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस समीकरण में क्या हो रहा है, अगर यदि मान लीजिए मैं अपनी मानक समीकरण लिखता हूँ तो मानक समीकरण क्या होनी चाहिए मेरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी मानक समीकरण। एक बार उससे कंपेयर करेंगे इसको। तो हमारी मानक समीकरण है यही वाली a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2। एक बार हम ये मानक समीकरण वापस से लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरी लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 की तुलना करो इस पहली समीकरण से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करो इस दूसरी समीकरण से। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो c1 और c2 है ना, ये भी हमारे LHS के अंदर है, पर यहाँ पर जो ये अचर पद है ना, ये किस में है, RHS में है। तो हमें सबसे पहले तो इनको इधर लाना पड़ेगा। इनको हम जैसे इधर लाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का। किसका हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह, माइनस का। तो मैं इसी चीज़ को यहीं पर अपडेट करके लिख देता हूँ। इनके बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इधर भी बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनके इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। अब हम तुलना कर लेंगे, तो तुलना करने से हमें पता चलेगा कि a1 का मान क्या होगा, a2 का क्या होगा, इसी प्रकार b1 b2 और c1 c2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा। तो मैं एक बार अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ और आपको इसको आगे समझाता हूँ। देखिए अब हम अगर इसमें से इस पहली समीकरण की तुलना इस पहली समीकरण से करते हैं तो x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ क्या है, 2 है। तो a1 का मान कितना होगा, यहाँ 2, ठीक है। इसी प्रकार a2 का मान कितना होगा, नीचे a2x है और यहाँ पर 3x है, तो a2 का मान होगा 3। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें चिन्ह समेत संख्याओं को लिखना होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ b1 है, तो b1 का मान कितना है, 3, और इसी प्रकार जो नीचे b2 है उसका मान कितना है, 7y। तो यानी b2 होगा 7। c1 कितना होगा, माइनस का 8, और c2 कितना होगा, माइनस का 12। हम जानते हैं गणित में दो तरीके के चिन्ह कभी भी आमने सामने नहीं आते, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। एक बार हम इनके अनुपातों की तुलना करते हैं। एक काम करते हैं, हम इनके अनुपातों की तुलना करते हैं कि सबको एक बार लिख लेते हैं, 2/3, 3/7, और एक अनुपात है 8/12, ठीक है। माइनस का 8 बटा माइनस का 12। हम जानते हैं माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये बात तो हमें पता है। पर एक बार देखते हैं, तो क्या ये 2/3 3/7 के कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारी बात तो यहीं पर चेक होगी, इसको आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब आपकी स्टार्टिंग की दो कंडीशन a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं होगी तो आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 2/3 बराबर नहीं है 3/7 के, तो आप क्या लिख दोगे, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। आप लिख दोगे अतः a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फिर आप क्या लिख दोगे, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि रेखाएं कैसी होगी, इनका ग्राफी निरूपण कैसा होगा, तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, ठीक है। हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और कैसा संगत हल होगा, संगत हल होगा, ठीक है। समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का हल संगत हल होगा। तो ये 3 कंडीशन हमें निकाल के लिखनी है। अब हम इसी सवाल की अगली कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगली कंडीशन के अंदर क्या होगा। देखिए अब हमारे पास इसी तरीके से जो रैखिक समीकरण दे रखी होती है उसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसका एक बार हम समझते हैं। तो दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये आगे बराबर होगा c1/c2 के, ठीक है। यही वाली कंडीशन होगी। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसके अंदर जो रेखाएं हैं ना वो होती है संपाती, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, एक दूसरे को कवर कर लेती है, तो रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। इसका रिजल्ट ये मिलता है हमें, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तीनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हर साल बोर्ड के अंदर इसका एक सवाल आता है। रेखाएं संपाती होगी, ठीक है। अगला ये होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके एक से ज़्यादा हल प्राप्त होंगे हमें, ठीक है। अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे। और इसकी एक कंडीशन होगी, इसका भी हल कैसा होगा, संगत हल होगा, मतलब ये आश्रित होगा थोड़ा, पर हम लिख सकते हैं कि ये भी कैसा हल होगा, संगत हल। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, आश्रित, है ना। अब देखिए, इस तरीके के उदाहरण को समझने के लिए हम एक समीकरण लिख लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी समीकरण बना लेते हैं कि 2x माइनस का 3y बराबर 6, नीचे लिख लेते हैं 4x माइनस 6y बराबर 12। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये दोनों मान ही किसके ले लेते हैं, माइनस के यहाँ पर, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इन सभी को मानक समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को ढंग से अगर अरेंज करूँगा तो कैसे लिखूँगा, पहले समीकरण को कि 2x माइनस का 3y माइनस का 6 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण नीचे दे रखी है 4x माइनस का 6y माइनस का 12 इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण की हेल्प से अब आप क्या कर सकते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल सकते हो। तो अब हमें दिख रहा है कि a1 का मान कितना है, 2, जो x के आगे लिखा हुआ है, नीचे x के आगे दूसरी समीकरण में क्या लिखा हुआ है, 4। b1 का मान क्या होगा, इसी प्रकार से हम b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान क्या होगा, y के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3, क्या लिखा है, माइनस का 3, चिन्ह भी हमें साथ में काम में लेना होता है, ठीक है। और c1 का मान क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6। फिर c1 का नहीं, b2 का मान क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6, और c1 का मान क्या है, यहाँ प्लस का 6, ठीक है। और c2 का मान क्या है, प्लस का 12। अब देखिए, अब हम एक बार इसकी कंडीशन को चेक करते हैं। एक काम करते हैं कि इन सभी के अनुपातों को एक बार सीधा रख के देखते हैं कि इस समय क्या हल मिलता है। तो अगर हम इसके अनुपातों को रख के देखेंगे तो हम अनुपातों को ऐसे लिखेंगे, 2/4 माइनस का 3/6 और ये 6/12। इसको हम जैसे अगर थोड़ा और हल करेंगे तो ये सब क्या आपस में कटते हैं, हाँ कटते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि तीनों आपस में बराबर होंगे। पर इसको और थोड़ा तरीके से हल करेंगे तो 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 1/2 बार कट जाएगा, ठीक है, बराबर। माइनस के 3 से माइनस का 6 कितनी बार कटेगा, ये भी 1/2 बार कट जाएगा। और 6 से 12 ये भी 1/2 बार कट जाएगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर a1/a2 बराबर क्या है, b1/b2, और किसके बराबर है ये, c1/c2। तो ये जो हमें एक एक समीकरण इसने अभी दिए सवाल के अंदर, 2x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6 और 4x माइनस का 6y बराबर माइनस का 12। तो इस रैखिक समीकरण के लिए किस तरीके का ग्राफीय निरूपण होगा, कैसा हल होगा, वह हम लिखते हैं। तो मैं एक बार अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ। तो देखिए हमें क्या कंडीशन मिली, a1/a2 बराबर क्या हो रहा है, b1/b2, और ये किसके बराबर हो रहा है, c1/c2। मतलब आप क्या लिखोगे, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा ना, अगर मान लीजिए सवाल जैसे आता है मैं उसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि इसका ग्राफीय निरूपण, यानी इस रैखिक समीकरण का अगर यदि हम ग्राफ खींचेंगे ग्राफीय विधि के द्वारा, अगर उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होगी, हमें होगी समपाती रेखा प्राप्त। कैसी रेखा प्राप्त होगी, समपाती रेखा। अभी जो समपाती रेखा होती है ना, इसका मतलब क्या है, ये मैं एक बार अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही कुछ इस तरीके का सवाल आएगा जिसमें समपाती रेखा से जुड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अगर यदि मान लीजिए मैं इसका बीजगणितीय निरूपण बोलूँ, जैसे आपकी बुक की लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में अगर मैं सवाल में आपको बताना चाहूँ कि बीजगणितीय निरूपण यानी इसके कितने हल होंगे, तो आप क्या लिखोगे, अनेक हल। क्या लिखोगे, अनेक हल, है ना, एक से अधिक हल होंगे इसके, ठीक है। और यदि इसका किस तरीके का हल है तो आप क्या लिख दोगे, संगत हल है। क्या लिख दोगे, संगत हल। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि समपाती रेखाएं क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा मैंने ये खींची है ए बी, ठीक है, ए बी खींची है, और कुछ समीकरण ऐसी है कि जिसके मान अगर इसके ऊपर रखते जाएं तो वो समीकरण को भी संतुष्ट करती है और वो रेखा भी मान लीजिए इसके ऊपर ही बन जाती है, बस हमें थोड़ी दिखाई नहीं देती है। तो इसी को हम बोल देते हैं कैसी रेखाएं, समपाती रेखा। क्या बोल देते हैं, समपाती रेखा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम इसी सवाल की तीसरी कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं जिस पर आधारित हमें सवाल दे रखे हैं। तो एक बार हम उसको समझते हैं। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा
कि उसके अंदर जो A1/A2 है ये किसके बराबर होगा, B1/B2 के, पर आगे किसके बराबर नहीं होगा, C1/C2 के। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ। रेखाएं क्या होगी, समांतर। रेखाएं कैसी होगी, समांतर। मतलब ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, रेखाएं होगी समांतर। ठीक है, कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं या एक दूसरे को कवर नहीं करेगी तो हमें कोई भी हल नहीं मिलता है ना, कोई हल नहीं। और इसका जो तीसरी कंडीशन होगी, कैसा हल होगा, एक असंगत हल। कैसा हल होगा, असंगत हल। तो इस चीज़ को एक बार हम समझते हैं। देखिए, तो मैं एक समीकरण लिख देता हूँ, 2x + 3y - 6 = 0। और एक समीकरण लिख देता हूँ, 3x + 9y + 7 = 0। तो देखिए, मैंने एक समीकरण ऊपर वाली लिख दी और एक समीकरण नीचे वाली लिख दी। एक बार देखते हैं कि क्या इसके मान हमारे द्वारा सेट हो पा रहे हैं क्या। तो हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 2x की जगह पर यहाँ पे लिख देता हूँ केवल x। ठीक है, देखिए, क्या अगर x के आगे कुछ भी संख्या नहीं दिख रही तो इसका गुणांक कितना होगा, 1। यहाँ x का गुणांक कितना है, 3। y का गुणांक कितना है, 9। यहाँ y का गुणांक कितना है, 3। अचर पद क्या है, -6। और नीचे अचर पद क्या है, 7। तो हमने आपको एक मानक समीकरण भी लिखना सिखाया था, तो वापस तुलना कर लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। एक तो ये होती है हमारी मानक समीकरण, और दूसरी मानक समीकरण क्या होती है, युग्म के रूप में a2x + b2y + c2 = 0। अगर x के आगे a1 है या x के आगे a2 है, या x के आगे 1 है और या x के आगे 3 है, तो इसी प्रकार से हमारा a1 का मान तो होगा 1 और a2 का मान कितना होगा, 3। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो हमें b1 और b2 के मान मिलते जाएंगे। b1 का मान होगा 3 और b2 का मान होगा 9 और c1 का मान होगा -6 और c2 का मान होगा 7। तो एक बार हम चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन बन रही है क्या। तो हम एक बार इन सभी का अनुपात लिख लेते हैं, 1/3, 3/9 और एक लिख लेते हैं इधर -6/7। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं समीकरण को। तो इस समीकरण को हम जैसे हल करेंगे तो 1/3 तो ऐसे कैसे, 3/9 को और हल करेंगे तो 1/3 और ये -6/7 ऐसे कैसे। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो हैं आपस में बराबर। तो आप लिख दोगे ये दोनों तो हैं आपस में बराबर, पर क्या 3/9 -6/7 के बराबर हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख देंगे कि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के। तो इसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप यहाँ नीचे लिख दोगे, अतः a1/a2 = b1/b2, पर ये नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना। तो यहाँ पे जो रेखाएं खींचोगे आप, है ना, तो उन रेखाओं का जो ग्राफीय निरूपण होगा ना, वो क्या होगा, समांतर रेखा। कैसा, समांतर रेखा। मतलब इसके लिए अगर कोई ग्राफ खींचोगे तो उन ग्राफ की जो ये लाइनें आएगी ना, तो वो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा। मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर यदि एक दूसरे को नहीं काटेगी तो उसका हमें क्या मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और जो बीजगणितीय निरूपण होता है ना, उसका मतलब होता है कि इसका क्या आंसर आएगा, कि इसका उत्तर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। और ये कैसा हल होगा, असंगत हल। तो इसी पे आधारित हमारे कुछ सवाल दे रखे हैं, तो एक्सरसाइज के उन सवालों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में सपोर्ट करें।